तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था। माहौल पूरी तरह गर्म था क्योंकि जिया याओ गुस्से में वो जाइंट ड्रैगन रूलर अपने हाथ में लेकर येचन को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन ये सीन देखकर येचन एक अलग ही मूड में नजर आता है। उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है और वो सीधा जिया याओ की हिपोक्रेसी पर वार करता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि पहले तुमने चीट किया, ऊपर से मुझे ही चीटिंग के लिए फ्रेम किया। क्या ये सब काफी नहीं था जो अब तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारना चाहती हो? ये बोलने के बाद वो रुकता नहीं है बल्कि अपने सार्केज्म का लेवल और बढ़ा देता है। वो बड़े ही कड़वे शब्दों में कहता है, वाह गुड वाइफ, मैंने सच में एक ऐसी गुड वाइफ से शादी की है जो सदियों में मुश्किल से मिलती है। ये चेन की ये कड़वी सच्चाई सुनकर जिया याओ को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में करके मुंह फेर लेती है। लेकिन अगले ही पल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और वहां मौजूद लोगों के सामने अपनी पावर दिखाने के लिए वो जोर से ऐलान करती है कि ये उसका हस्बैंड है और अगर कोई इसे मारेगा तो वो हक सिर्फ उसका है। अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करते हुए वो मन ही मन सोचती है कि आखिर येचन उसका आदमी है, वो दूसरों को उसे कैसे मारने दे सकती है, क्योंकि अगर कोई और उसे मारेगा तो ये इनडायरेक्टली उसके खुद के मुंह पर थप्पड़ होगा। जिया याओ अभी अपनी ये जस्टिफिकेशन दे ही रही थी कि तभी सिनेरियो चेंज होता है। अचानक पास खड़ा शाओ जिये आगे लपकता है और बिना किसी वार्निंग के झटके से जिया याओ के हाथ से वो ड्रैगन रूलर छीन लेता है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो लाल होकर येचन पर चिल्लाता है, येचन साले कुत्ते। हथियार हाथ में आते ही शाओ जिये का कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है और वो पूरी ताकत से येचन की तरफ बढ़ता है। वो धमकी देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, देख आज मैं तेरा चेहरा कैसे बिगाड़ता हूँ। वो रूलर हवा में लहराते हुए येचन पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो रूलर येचन को लगती, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। येचन बिजली की तेजी से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। इस पॉइंट पर शाओ जी अभी कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता, उससे पहले ही येचन पलटवार करते हुए एक जोर का थप्पड़ सीधा शाओ जी के मुंह पर जड़ देता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि शाओ जी दर्द से चीख पड़ता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सारे गेस्ट शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वैंग फैमिली के घर जमाई ने सच में वैंग फैमिली के ही पोते पर हाथ उठा दिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अपने पोते को पिटते देख ओल्ड मैडम वैंग का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच जाता है। वो चीख पड़ती हैं, बास्टर्ड, तुझे अंदाजा भी है कि यहाँ कितने ब्यूरो चीफ्स और डायरेक्टर्स मौजूद हैं? वो येचन को कॉन्सिक्वेंसेज याद दिलाते हुए डराती हैं कि वो लोग तुझे यहीं स्पॉट पर अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं। इतनी बड़ी धमकी सुनने के बावजूद येचन बिल्कुल रिलैक्स खड़ा रहता है। वो बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि मुझे लगता है यहाँ मौजूद सारे गेस्ट ने साफ साफ देखा होगा। वो वैंग शाओ जिये था जिसने पहले मुझ पर वेपन से अटैक किया। अपनी सफाई देते हुए वो क्लियर करता है कि मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तभी भीड़ में से एक गेस्ट आगे आता है और सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करते हुए कहता है कि लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम वैंग फैमिली का जस्टिस मानने को तैयार हो, पर जब पनिश होने की बारी आई तो तुम अपनी बात से पलट गए। वो आदमी येचन को जज करते हुए सवाल उठाता है कि इतना अनरिलायबल होना क्या तुम्हें लगता है ये किसी मर्द को शोभा देता है? उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बाकी गेस्ट्स भी बोल पड़ते हैं कि बिल्कुल सही, ये बंदा अपनी बात का पक्का नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए येचन उनकी बात काटता है और अपनी शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं वैंग फैमिली का जस्टिस मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मैंने कुछ गलत किया हो। ये सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग गुस्से से फट पड़ती हैं और चिल्लाती हैं कि तुमने जिया याओ की पीठ पीछे बाहर औरतों को ढूंढा और मेरे पोते को भी पीटा, क्या ये काफ़ी नहीं है? लेकिन ये बात सुन के अब येचन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सबके सामने सच्चाई रखता है कि इन 3 सालों में मैंने वैंग जिया याओ को पूरे दिल से चाहा है, कभी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटका। फिर वो चिल्लाकर असली सच बाहर लाता है कि चीटिंग करने वाली तो आपकी पोती है। कल ही उसने जिया हुआ होटल में फैंग चाओ के साथ रूम लिया था। आप चाहे तो रूम रिकॉर्ड्स चेक करवा सकती हैं। ये नाम सुनते ही भीड़ के बीच हंगामा मच जाता है। सब हैरान होकर बातें करने लगते हैं कि फैंग चाओ, क्या ये फैंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर फैंग चाओ है? कोई और बीच में बोल पड़ता है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि वैंग फैमिली अपने दामाद के लिए फैंग फैमिली के किसी लड़के को ढूंढ रही थी, लगता है ये सच है। भीड़ में गॉसिप शुरू हो जाती है कि वैंग फैमिली और फैंग फैमिली का सोशल स्टेटस वाकई मैच करता है, लेकिन वैंग जिया याओ को दूसरी शादी करने से पहले डिवोर्स तो ले लेना चाहिए था ना। शादीशुदा होते हुए चीटिंग करना सही नहीं है ना। कुछ लोग जिया याओ पर ताना मारते हुए हंसते हैं कि ऐसा लगता है युनजू की नंबर 1 ब्यूटी उतनी भी शरीफ नहीं है जितना लेजेंड्स में सुनने को मिलता है। अपनी इज्जत उछलते देख जिया याओ घबरा जाती है और तुरंत कवर अप करने लगती है। वो ग्रैंडमा और सब लोगों से कहती है कि इसकी बकवास मत सुनिए, मैं कल फैंग चाओ से सिर्फ बिजनेस डिस्कस करने मिली थी। वो खुद को बचाने के लिए लॉजिक देती है कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा डिंगचेंग रियल एस्टेट आजकल कैपिटल रेस कर रहा है, मैं बस यंग मास्टर फैंग के पास फाइनेंसिंग डिस्कस करने गई थी। जिया याओ के इस बात पर येचन तुरंत पलटवार करता है और सीधा सवाल पूछता है कि क्या बिजनेस डिस्कस करने के लिए तुम्हें होटल रूम लेने की जरूरत थी? क्या बात करने के लिए बाथरोब पहनना जरूरी था? वो भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुमने यहाँ सबको बेवकूफ़ समझ रखा है? माहौल गर्मा ही रहा था कि तभी कुछ लोग दरवाजे की तरफ देखकर चिल्ला उठते हैं, अरे यंग मास्टर फैंग आ गए। एक और आदमी हंसता और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फैंग चाओ वहां पहुंचता है और पूछता है कि यहाँ सबके साथ क्या चल रहा है।
फैंग चाओ को देखते ही जिया याओ दौड़कर उसके पास जाती है और बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि यंग मास्टर फैंग, हमारा ये घर जमाई जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मेरा आपके साथ अफेयर चल रहा है। वो रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है कि जल्दी से सबको बता दीजिए कि कल मैं सच में आपसे बिजनेस डिस्कस करने ही आई थी। जिया याओ की बात सुनकर फैंग चाओ मन ही मन गुस्से से उबल पड़ता है। वो सोचता है कि ये सॉफ्ट राइस खाने वाले बेकार आदमी ने सच में इतने लोगों के सामने मेरा और वैंग जिया याओ का मैटर खोल दिया। लेकिन ऊपर से शांत रहते हुए वो भीड़ को संभालता है और कहता है कि आप सब लोग प्लीज इस बेकार आदमी ये चन की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिया याओ और मैं इनोसेंट है। वो सफाई देते हुए बोलता है कि कल ये मेरे पास बस एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। फिर वो पूरी अकड़ के साथ ये चन की तरफ मुड़ता है और चैलेंज करता है कि ये चन, तुम कह रहे हो कि मेरा जिया याओ के साथ अफेयर है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो या फोटो एविडेंस है? ये बोलते हुए वो मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसे पता है सबूत मिट चुके हैं। वो सोचता है कि और जो एक रिकॉर्डिंग इसे प्रूव कर सकती थी वो मैंने अपने कनेक्शंस यूज करके डिलीट करवा दी है। वो कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि कल होटल में ये चन ने अपना फोन निकालकर फोटो या रिकॉर्डिंग नहीं की थी। वो देखना चाहता है कि ये लिव इन सन इन लॉ आखिर कहना क्या चाहता है। अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फैंग चाओ सबके सामने एक नई कहानी बनाता है। वो कहता है कि दोस्तों, ये चन मेरे बारे में ये झूठी अफवाह एक्चुअली एक दूसरी वजह से फैला रहा है। वो ये चन की बेइज्जती करने के लिए बताता है कि शायद सबको नहीं पता, लेकिन वैंग फैमिली का ये घर जमाई पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम भी करता है। फिर वो एक झूठा किस्सा सुनाता है कि कल मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया था और इत्तेफाक से ये वही डिलीवरी बॉय निकला। भीड़ को अपनी तरफ करते हुए वो कहता है कि किसने सोचा था इसका एटीट्यूड इतना टेरेबल होगा। उसने मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना जमीन पर फेंक दिया। वो बात खत्म करते हुए कहता है कि इसीलिए मैंने इसे 1 स्टार बैड रेटिंग दे दी। बस यही वजह है इसके गुस्से की। अपनी बात को साबित करने के लिए वो तुरंत भीड़ में माँ कुन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इत्तेफाक से तुवान तुवान डिलीवरी के एजेंट बॉस माँ भी यहीं मौजूद है। फिर वो बॉस माँ से कहता है कि बॉस माँ, जरा इसके कल के डिलीवरी रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। ये सुनते ही बॉस माँ अपना फोन निकालते हैं और चेक करके कंफर्म करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर फैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल इसे सच में एक 1 स्टार बैड रेटिंग मिली थी। वो डिटेल देते हुए आगे बोलते हैं कि और वजह थी इसका घटिया एटीट्यूड, इसने डिलीवरी जमीन पर फेंक दी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा यंग मास्टर फैंग ने बताया। और ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद गेस्ट्स ये चन को घिनौनी नजरों से देखने लगते हैं और कमेंट्स पास करते हैं कि वाह, इस घर जमाई की सोच तो सच में कितनी घटिया है। कोई और ऐड करता है कि सही बात है, नीचे लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल नाली के चूहों की तरह। तीसरा बंदा कंक्लूड करता है कि तो ये सब बैड रेटिंग का बदला था, सच में कितना लो क्लास इंसान है। सबकी बातें सुनकर ये चंद सीधा जिया याओ की तरफ देखता है और सवाल करता है कि मैंने वो डिलीवरी जमीन पर क्यों फेंकी थी, क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन करने में मदद नहीं करोगी? लेकिन जिया याओ उस पे ही इल्जाम लगा देती है और कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो, तुम्हारी बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कमजोर है। और उसके मुंह से ये बात सुनकर ये चंद जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए ताना मारता है, वाह क्या बात है, काम में मेहनती नहीं, क्या बर्दाश्त करने की क्षमता है। फिर वो मन में अफसोस करता है कि ये चंद, इस मतलबी औरत से तुम्हें अभी भी क्या उम्मीदें बची हैं। इसके बाद वो सीरियस होकर सबके सामने पूछता है कि तुम लोग कहते हो मैं बाहर औरतों को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग सवालिया नजरों से जिया याओ की तरफ देखती हैं, जिसके जवाब में जिया याओ डर के मारे अपना सर ना में हिला देती है। सबूत ना होने पर ओल्ड मैडम वैंग बात बदल देती हैं और कहती हैं कि चूंकि तुमने से किसी के पास सबूत नहीं है तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन तुमने मेरे पोते को मारा, ये बात ऐसे ही खत्म नहीं की जा सकती। और ये बात सुन के ये चंद जवाब देता है कि उसने ल्यूवियन रेजिडेंशियल कम्युनिटी के एंट्रेंस पर मुझ पर चाकू से हमला किया था। वो लॉजिक देते हुए कहता है कि वहाँ कैमरेज लगे हैं और कम्युनिटी सिक्योरिटी भी गवाही दे सकती है। मैं कानून के दायरे में रहकर बस खुद को बचा रहा था। वो सीधा चैलेंज करता है कि अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो चलिए पुलिस को बुला लेते हैं। अगर मैं अंदर गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी बचकर नहीं निकल पाएगा। ये सुनकर ओल्ड मैडम वैंग तिलमिला उठती हैं और ताना मारती हैं कि ठीक है, 3 साल मेरी वैंग फैमिली की रोटियां तोड़कर तुम काफी काबिल हो गए हो। वो गुस्से में पूछती हैं कि मेरे पोते को मारने के बाद क्या अगला कदम मुझे मारने का है? लेकिन ये बात सुन के ये चंद शांति से कहता है कि ओल्ड मैडम वैंग, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। वो वादा करते हुए बोलता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक वैंग शाओजी ये फ्यूचर में मुझे पहले प्रवोक नहीं करेगा, मैं उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लूंगा। फिर वो अपनी आखिरी मांग रखता है कि मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे और वैंग जिया याओ को डिवोर्स लेने की इजाजत दे देंगी। डिवोर्स का नाम सुनते ही ओल्ड मैडम वैंग गुस्से में कहती हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर वो जोर से ऐलान करती हैं, दोस्तों आप सब जानते हैं कि 3 साल पहले मेरी वैंग फैमिली ने घर जमाई को अपनाया था। ये शादी मेरे लेट हस्बैंड ने तय की थी। इन 3 सालों में हालांकि जिया याओ खुश नहीं थी। वो अपनी बात कंटिन्यू करती हैं, बड़े बुजुर्गों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिया याओ के पेरेंट्स ने मुझसे कई बार डिवोर्स की बात की, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। ये सुनकर मेहमानों में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है और फिर वो आगे बोलती हैं, मेरी पोती वैंग जिया याओ सबके प्यार की वजह से युनजाओ की नंबर 1 ब्यूटी मानी जाती है और कौन किसके काबिल नहीं है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है।
फिर वो अपना आखिरी फैसला सुनाती हैं कि आज इस ये चन ने मेरे पोते को मारा और मेरी पोती और फैंग फैमिली के दोस्त को बदनाम किया। वो चिल्लाकर डिक्लेयर करती हैं, मैंने फैसला किया है कि मैं अब अपने लेट हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश को और नहीं मानूंगी। मैं ऐलान करता हूँ कि ये चन अब से मेरी वैंग फैमिली का दामाद नहीं रहेगा। इसी वक्त से उसे मेरी वैंग फैमिली से बाहर निकाला जाता है। ये सुनते ही जी चैंग वेटर को ऑर्डर देता है, वेटर सेलिब्रेशन के लिए सबको ड्रिंक सर्व करो। और फिर उसके बाद माहौल बदल जाता है। वेटर सभी को वाइन सर्व करता है और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वोंग फैमिली के फैसले से खुश होकर सारे गेस्ट्स उन्हें बधाई देने लगते हैं। मुबारक हो ओल्ड मैडम वोंग, मुबारक हो जिया याओ, सब एक सुर में बोलते हैं और माहौल में गजीब सी खुशी छा जाती है। लोगों का कहना था, बधाई हो, एक बेकार इंसान से छुटकारा मिल गया। आखिरकार अब आप जिया याओ के लिए कोई बराबर का रिश्ता ढूंढ सकती हैं। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो ये चन को कभी भी इस फैमिली का हिस्सा मानते ही नहीं थे। तभी इस सेलिब्रेशन के बीच वोंग जिया याओ की माँ सू लान आगे आती हैं और अटेंशन ग्रैब करते हुए कहती हैं, आप सबका शुक्रिया। वैसे मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। वो बड़े गर्व से कहती हैं, हमारी जिया याओ और ये चन पिछले 3 सालों से अलग अलग सोए हैं। इसने हमारी जिया याओ का हाथ तक नहीं छुआ है। और बात को और क्लियर करते हुए वो जोर देकर कहती हैं, जिया याओ अभी तक वर्जिन है। इस पॉइंट पर अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया याओ शर्म से लाल हो जाती है, मॉम। लेकिन ये बात सुनकर ये चन मन ही मन सोचता है कि ये और कुछ नहीं, बस बिजनेस है। वो एनालाइज करता है, ये वोंग जिया याओ की चॉइस है, फैमिली द्वारा किसी सामान की तरह आका जाना, ताकि आखिर में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला उसे खरीद सके। मतलब साफ था, उसकी वर्जिनिटी का ढिंडोरा पीट कर वो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे थे। इसके बाद ये चन भी वहां रखा एक वाइन ग्लास उठा लेता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। वो ग्लास जिया याओ की तरफ बढ़ाते हुए एक आखिरी सार्केस्टिक कमेंट पास करता है और कहता है, वोंग जिया याओ, तुम्हें मुबारक हो। आखिरकार तुम अपने लिए एक ऐसा मर्द ढूंढ सकती हो जो तुम्हारे बराबर का हो। और ये बात सुन के जिया याओ अपनी पुरानी अकड़ में वापस आ जाती है। उसे लगता है कि ये चैन अभी भी उसके हाथ से निकलने से डर रहा है, इसलिए वो अकड़ कर कहती है, अगर तुम अभी घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं दादी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फिलहाल तुम्हें डिवोर्स ना दें। उसकी ये बात सुनकर ये चैन गुस्से और नफरत से भरा जवाब देता है। वो उसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और उल्टा चाहती हो कि मैं घुटने टेक कर तुमसे भीख मांगू। बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है कि ये चैन की नजर में अब जिया याओ की कोई इज्जत नहीं बची थी। और फिर वो वाइन ग्लास को पलटकर सारी शराब जमीन पर बहा देता है, जो कि एक सीधा अपमान था। और आगे कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो। और दोस्तों, इसी जबरदस्त सीन और ये चैन के इस फाइनल रिजेक्शन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।